हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही पैथोफिजियोलॉजी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें हमने सेक्शन ए देख लिया था और सेक्शन बी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ना देखिए वो वीडियोज़ तो आपको देखिए फार्मेसी वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे मिल जाएंगी उनकी PDF वगैरह भी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आज जो है सेक्शन सी की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो है गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा होता क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या है और उसकी पैथोजेनेसिस की मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे डेवलप होता है। तो ये जो टॉपिक है आपका मिलेगा पैथोफिजियोलॉजी में, जो कि सेकंड यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम अस्थमा। तो वहाँ पे ये टॉपिक आपको मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए बात करते हैं कि अस्थमा है क्या। आपको ये तो पता होना चाहिए कि अस्थमा एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है। बोले तो सांस लेने में दिक्कत होती है, एक ऐसी हमारी बीमारी है। तो बात करें, देखिए मैं पहले आपको डायग्राम से समझा दूं और उसके बाद में आपको देखिए डेफिनेशन खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो ये जो है दो हमारे लंग्स हैं और ये जो पाइप होता है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इससे जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी में आती है और एक्सक्रिएट होती है। ठीक है, आगे आप देखोगे ये जो है दो ब्रांच में यहाँ पे डिवाइड हो गया है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स जो है फर्दर ये छोटे छोटे और ब्रांच में डिवाइड होता जाता है, फर्स्ट ब्रोंकाई, सेकंड ब्रोंकाई, थर्ड ब्रोंकाई, इस तरीके से। तो ये जो है छोटे छोटे इसके ब्रांचेज हैं, यही आगे जाके डिवाइड हो रहे हैं। और लास्ट में आप देखोगे ये जो है कुछ इस तरीके से लास्ट में गुच्छा सा दिख रहा होगा आपको। तो इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो कि बिल्कुल लास्ट में होते हैं, एल्वियोलाई सैक जिसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो है ये कनेक्ट होते हैं हमारी ब्लड वेसल से, जहाँ से ब्लड आता है। तो जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो इनके अंदर आ जाती है एल्वियोलाई के अंदर, फिर वो हमारी इस तरीके से होती हुई बाहर निकल जाती है हमारे मुंह के थ्रू। और जो हमारी ऑक्सीजन आती है इस तरीके से एल्वियोलाई के अंदर, वो हमारी ब्लड के अंदर चली जाती है। तो ऐसे जो है एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे आप देखोगे, यही जूम करके मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, ये हमारी ब्रोंकाई है। तो ब्रोंकाई की कुछ इस तरीके से ये मसल होती है, इसमें आप देखोगे ये गैप है जहाँ से हमारी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से आ जाती है। ठीक है, और ये लास्ट में वही है एल्वियोलाई जहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशन है। अब देखिए अस्थमा में क्या होता है, ये जो हमारी ब्रोंकाई है इसमें जो बीच में जो स्पेस नज़र आ रहा है जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो जो है श्रिंक हो जाती है, बोले तो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है। और यहाँ पे जो म्यूकस होता है, आपको पता होगा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से म्यूकस रिलीज होता है। तो वैसे तो म्यूकस हमारे जो फॉरेन मटेरियल वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है, लेकिन जब वो ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो फिर वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के भी पास होने में दिक्कत करता है। तो जब ज़्यादा म्यूकस होने लग जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये जो है थोड़ी नैरो हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए पहले इतना चौड़ा था और यहाँ पे ये श्रिंक हो जाए, ये मतलब नैरो और ज़्यादा हो गया है। और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़ी इन्फ्लामेशन होगी, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है और उसकी वजह से अब जो ऑक्सीजन आ रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है तो उसके एक्सचेंज होने में दिक्कत हो रही है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं अस्थमा। तो सिंपल सा क्या समझ आया, यानी कि जो हमारे ब्रोंकाई है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उनका नैरो हो जाना, उनका स्वेल कर जाना, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर एक्स्ट्रा म्यूकस का सीक्रेट होना, वही कंडीशन कहलाती है हमारी अस्थमा। तो आई होप समझ आया होगा आपको। तो देखिए बात करें डेफिनेशन की। सो अस्थमा इट इज़ ए कंडीशन इन विच ए पर्सनस एयरवेज बिकम नैरो। ठीक है, नैरो हो जाते हैं एयरवेज, इन्फ्लैम्ड, swell and produce extra mucus which make us difficult to breathe। और इन सभी की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। वही तो है हमारा अस्थमा। अस्थमा इज ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सिबल डिसीज ऑफ लंग। तो अस्थमा देखिए क्रॉनिक है, क्रॉनिक बोले तो लंबे समय तक रहने वाली डिसीज है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ये ठीक ही हो जाएगी। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव कहने का मतलब है कि ये सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रही है ना, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है एंड रिवर्सिबल डिसीज ऑफ लंग। रिवर्सिबल कहने का मतलब है अगर हम दवाई वगैरह दे जाते हैं तो ये जो यहाँ पे जो ये नैरो हो गई है उसके बाद ये नैरो हो गई है उसके बाद ये ठीक भी हो जाती है। तो ये रिवर्सिबल होती है एंड इट में बी माइनर और मे लीड टू ए लाइफ थ्रेटनिंग अटैक। ये वैसे तो छोटी मोटी भी हो जाती है, कभी कभी खांसने में या फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन इससे हमें डेथ भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग ये डिसीज़ है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं इसके सिम्टम की। शायद आपको बाहर से कोई नॉइज़ वगैरह आ रही हो, बारिश बहुत तेज़ है
तो मे भी आप करना सारा जो भी कंप्रोमाइज़। तो बात करते हैं देखिए सिम्टम की। तो सिम्टम सबसे पहला है डिस्पनोइया। डिस्पनोइया का वो कहने का मतलब है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सबसे पहला इसका सिम्टम होगा। दूसरा कफ, आपको खांसी वगैरह लगातार रह सकती है, या फिर रात में बहुत ज़्यादा खांसी आना, तो ये इसका सिम्टम होता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट सिम्टम है वो है व्हीजिंग, यानी कि आपको जो साउंड है थोड़ा विसल टाइप हो सकता है, जैसे विसल में से साउंड आता है ना रेस्पिरेशन के दौरान, जैसे खर्राटे टाइप भी आप बोल सकते हैं, कुछ उस टाइप का सा आपको साउंड नज़र आएगा, ये दिक्कत होगी। साथ के साथ लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, इसके कहने का मतलब क्या है कि देखिए क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है हमारे सांस लेने में। जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो यानी कि ऑक्सीजन सही तरीके से हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, सेल के लिए ऑक्सीजन जितना ज़रूरी है वो नहीं पहुँच पाएगा, तो उस केस में हमारे सेल के फंक्शन में प्रॉब्लम होगी, और एक्चुअली में लास्ट में क्या होगा, हमें थकान होगी, हम फैटिग्यू फील करेंगे। तो वही है लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, तो ये हुए इसके सिम्टम। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। तो देखिए एक्चुअली में ना अस्थमा का कॉज जो है वो अननोन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं अस्थमा को। सबसे पहला है इरिटेंट, यानी कि कुछ ऐसे इरिटेंट जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएं, वो रेस्पिरेशन में दिक्कत कर दें, वो भी कॉज कर सकते हैं अस्थमा। कुछ स्मोकिंग वगैरह हम करते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पोल्यूशन की वजह से सारी प्रॉब्लम ये हमको हो जाती है अस्थमा की। ज़्यादातर अस्थमा पोल्यूशन की वजह से होता है, अगर आपने सुना हो। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल एक्सरसाइज के दौरान भी हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तब भी। पोलेंस एंड कोल्ड एयर, कुछ ज़्यादा ठंडी एयर हो जाती है। इमोशन एंड स्ट्रेस, तो ये भी कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इन्हीं की वजह से हो रहा है, हाँ, लेकिन कुछ ये फैक्टर्स हैं जो कि इसको ट्रिगर करते हैं। एंड लास्ट में है एक्सट्रीम चेंज इन वेदर, जब वेदर वगैरह जो है ज़्यादा ही चेंज हो जाता है, बोले तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो तब ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि कितने टाइप्स का होता है अस्थमा। तो देखिए बेसिकली देखें ना, अस्थमा 2 टाइप्स का है। पहला है हमारा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कहने का मतलब है एक्स यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि बाहर के कुछ कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, उनकी वजह से ये होता है। इसको हम एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं। सो इट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर और एलर्जन लाइक डस्ट, पोल्यूटेंट वगैरह। तो ये पोल्यूटेंट, डस्ट पार्टिकल वगैरह इनकी वजह से होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इन्हीं को हम एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं। दूसरा है देखिए वो है हमारा इंट्रिंसिक अस्थमा। इंट्रिंसिक कहने का मतलब है कि जो कि नॉन एलर्जिक होता है, कोई भी एलर्जिक फैक्टर उसको कॉज नहीं करता है, बल्कि इंटरनली, जैसे कि कोल्ड वगैरह अगर हमको हो गया है, स्ट्रेस वगैरह हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये हमको हो सकता है। वो है हमारा इंट्रिंसिक या बोले तो नॉन एलर्जिक अस्थमा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो अस्थमा है वो है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। जैसे कि नेम हमारा एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज के दौरान हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल कहने का मतलब है, सपोज जैसे आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनको आप डेली अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर ले जा रहे हैं, तो तब जो अस्थमा हो रहा है वो किसी ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉकटर्नल अस्थमा। नॉकटर्नल कहने का मतलब है कि एक ऐसा अस्थमा जो कि दिन में तो उसके जो सिम्टम है वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन रात को कुछ ज़्यादा ही बोर्स हो जाते हैं, बोले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में, या खांसी लगातार ही आती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉकटर्नल अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि आखिर कैसे हमारा अस्थमा होता है। तो सिंपल सा पहले तो देखिए आपने ये समझ लेना है, ये जो भी हमने कॉजेज़ पढ़े थे, इनमें से कोई सा भी फैक्टर जो है इसको स्टार्ट कर सकता है। कोई भी पोल्यूटेंट्स आया, कोई भी इरिटेंट्स आया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो इन सभी से, ऐसा नहीं कि एक ही हो, कई भी हो सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस तरीके से होती है, कोई भी फॉरेन मटेरियल है, कोई भी हमारा एलर्जन है, हमारे नोज़ के थ्रू लंग्स में एंटर करेगा सबसे पहले, क्योंकि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारी लंग्स में हो रही है। तो सिंपली देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए हमारा कोई भी एलर्जन है, जो कि मैंने फैक्टर्स आपको बताए थे, तो ये एलर्जन बोले तो एंटीजन। ठीक है, तो ये जो है हमारा लंग्स में आएगा, नोज़ के थ्रू हमारे लंग्स में आएगा, बोले तो हमारी बॉडी में आएगा। और आपको पता ही होगा, जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन वगैरह एंटर करता है, फॉरेन सब्सटेंस आता है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या है, जो बोले तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, एंटीबॉडीज़ को वो एक्टिवेट करेंगी, और एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन के साथ में क्या करेंगी, लड़ाई करेंगी, उससे फाइट करेंगी, कि मतलब उसको बॉडी से निकालने की कोशिश करेंगी। तो उससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, देखिए आप एक चीज़ समझिए, जो एंटीबॉडीज़ होती है कहाँ पे काम करती हैं, ये
दो तीन चीज़ें आपने समझनी। एक होती है मास्ट सेल, दूसरा है हमारा लिम्फोसाइट एंड इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट एंड इओसिनोफिल, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमारी सेल्स हैं, इन पर जाकर के जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इस तरीके से अटैच हो जाती हैं, इस तरीके से एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाती हैं। और यहाँ पे हमारा एंटीजन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एंटीजन इस तरीके से आता है और मतलब ये दोनों फाइट करते हैं। तो मैं आपको देखिए एग्जांपल लेता हूँ मास्ट सेल का। तो अभी सिंपल सा क्या हुआ है कि हमारी बॉडी में एंटीजन आ गया है और एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो गई हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी मास्ट सेल से आके अटैच हो गई हैं। मास्ट सेल एक ऐसी सेल है जिसके अंदर होते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे फैक्टर जो कि इन्फ्लेमेशन को कॉज करेंगे, यानी कि अगर हमारी मास्ट सेल फट जाए तो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जिनकी वजह से म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वो जो भी हमारा वहाँ पे ब्रोंकाई था वो स्वेल कर जाएगा, वो नैरो हो जाएगा। तो मास्ट सेल के अंदर वो सारी चीज़ें भरी होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ इसी के ऊपर अटैच हो जाती हैं आकर के, और एंटीजन फिर ये दोनों लड़ाई करते हैं। उसके बाद में होता क्या है, ये हमारी वही है मास्ट सेल, मैंने थोड़ी बड़ी करके दिखा दी है। इसमें हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स, TNF अल्फा, तो ये जो है हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भरे होते हैं किसके अंदर, मास्ट सेल के अंदर। तो हो रहा क्या है कि मास्ट सेल से आकर अटैच है हमारी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी से अटैच है हमारा एंटीजन। तो ये कर रहे हैं फाइट। तो जब ये फाइट करते हैं ना, इनके बीच ये जो है क्या कर देते हैं, जो मास्ट सेल्स होते हैं उनको फाड़ देते हैं, उनका डीग्रेन्युलेशन कर देते हैं। तो जो सारे हमारे केमिकल्स थे, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स, TNF अल्फा, ये जो है TNF अल्फा, ये जो है हमारे मास्ट सेल से निकल जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे मास्ट सेल ये फटी हुई मैंने दिखाई है। तो ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले हैं। इन्फ्लेमेशन कहने का मतलब है केवल वो स्वेल ही नहीं करेंगे, वो म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा देंगे, वहाँ पे रेडनेस कॉज कर देंगे, इसके अलावा वहाँ पे पेन भी हो सकता है। तो ये जो है हमारे सारे मीडिएटर्स हैं। इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे मीडिएटर्स जो रिलीज़ हुए हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन वगैरह, ये जो है उसी फॉरेन मटेरियल यानी कि एंटीजन से फाइट करेंगे, और जब वो फाइट करेंगे तो उसी की वजह से हो जाएगी इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग, एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन, रेडनेस, और जो सारी प्रॉब्लम है ये प्रोसेस हो कहाँ पर रही थी, लंग्स के अंदर हो रही थी। लंग्स के अंदर भी ब्रोंकाई के अंदर हो रही थी, और जब वहाँ पे म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी ब्रोंकाई में, तो डैट इज़ कॉल्ड अस्थमा, वही हमारा अस्थमा कॉज करता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो मास्ट सेल होती हैं उनको डीग्रेन्युलेट करता है, उनसे जो भी मीडिएटर्स होते हैं उनको रिलीज़ कराता है। और यही जो मीडिएटर्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, यानी कि स्वेलिंग, एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन, रेडनेस वगैरह, और वही हमारी अस्थमा को कॉज करती है। तो यह है पैथोफिजियोलॉजी। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। वैसे ना आप ये जो सारा कुछ है ना 6th सेमेस्टर में एकदम डिटेल में पढ़ोगे कि अस्थमा क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे, कौन सी मेडिसिन यूज़ होंगी, उनका एक्शन क्या रहेगा। तो शॉर्ट में अभी आपने केवल पैथोफिजियोलॉजी यहीं तक पढ़ना है। तो ये जो नोट्स हैं आई होप सारे कुछ आपको समझ आए होंगे। तो यही मैंने वीडियो में बताना था। कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।